पढ़ने से पहले विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, लेक्चर नंबर 41। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने जो अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना लिखी है रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। रिपब्लिक का लक्ष्य आदर्श राज्य की स्थापना है। आदर्श राज्य में जो शासक होगा वो कौन होगा? दार्शनिक राजा होगा। अब दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए इन्होंने अपना शिक्षा सिद्धांत दिया है। शिक्षा सिद्धांत की जो योजना की रूपरेखा है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दी है। आज केवल हम शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं ही लेंगे। बेटा ध्यान दें, सबसे पहले तो ये डायग्राम समझना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक प्लेटो के किसी भी सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है दार्शनिक शासकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए, आप नोट करेंगे इसको, दार्शनिक शासकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने दो बातें बताई हैं। एक तो शिक्षा व्यवस्था और दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत। तो अभी हम आपको शिक्षा का सिद्धांत समझा रहे हैं, क्योंकि आज हम शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं ले रहे हैं। तो ये बात आपको पहले ही स्पष्ट कर लेनी है कि दार्शनिक शासकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने दो बातें बताई हैं, शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद की व्यवस्था, जिसमें से हम शिक्षा व्यवस्था को समझा रहे हैं। फिर आगे हमने लिखा है आदर्श राज्य। इसका मतलब ये है कि प्लेटो की चिंतन का केंद्र बिंदु आदर्श राज्य है। प्लेटो की जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक लिखने का मूल उद्देश्य ही आदर्श राज्य की स्थापना है। अब आदर्श राज्य की स्थापना है तो इसके लिए प्लेटो कह रहे हैं कि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे। 3 वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब आप कह सकते हैं सर 3 वर्ग कैसे बने? प्लेटो ने कहा कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तृष्णा, क्षुधा या भूख भी कहते हैं इसको। समाज में जितने भी विवेकवान व्यक्ति होते हैं उनसे दार्शनिक शासक का निर्माण होता है। समाज में जितने भी साहसी होते हैं उनसे सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। समाज में जितने भी क्षुधा तृष्णा से संबंधित लोग होते हैं उनसे उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य चट्टानों से, ओक के वृक्षों से नहीं जन्मा है, राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। तो 3 तत्वों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे ये ध्यान रखना है कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात करते हैं उस आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है और आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम जो समझा रहे हैं वो प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला पहले स्पष्ट कर दी है, आधार स्तंभ की चर्चा कर रहे हैं। अभी जो हम समझा रहे हैं वो प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला ले रहे हैं। आधारशिला क्या है? यस, आधारशिला न्याय है और आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद है। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो प्लेटो के आधार स्तंभ की कर रहे हैं, शिक्षा और साम्यवाद। आधारशिला हमने पहले आपको समझा दी है। अब आदर्श राज्य के शीर्ष के ऊपर दार्शनिक राजा का शासन होगा। दार्शनिक राजा का शासन होगा। तो इस दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए प्लेटो ने जो है शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत आधारशिला न्याय है, आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद है। शीर्ष पर दार्शनिक राजा होगा, मतलब आदर्श राज्य के अंतर्गत दार्शनिक राजा का शासन होगा। अब प्लेटो ने जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 40 में आपको समझाया था, उस शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा योजना की क्या विशेषताएं बनती हैं, उन विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ये विशेषताएं लेक्चर नंबर 40 में जो मैंने आपको समझाया था उसी के आधार पर बनेंगी। कैसे? जैसे पहली विशेषता है राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा को व्यक्तिगत हाथों में नहीं सौंपना है, बल्कि शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण होना जरूरी है। क्योंकि जब तक राज्य का कठोर नियंत्रण शिक्षा पर नहीं होगा तब तक शिक्षा व्यक्तिगत हित के लिए दी जाएगी,
राज्य के हित के लिए नहीं दी जाएगी। इसलिए प्लेटो ने साफ कह दिया कि शिक्षा को व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण होगा और इसी के साथ में अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बेटा, प्लेटो की जो शिक्षा योजना की रूपरेखा है उसमें व्यक्ति की व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आयु के हिसाब से पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। आयु के हिसाब से कैसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। बाकी आज भी हम ये जो अगला वाला बिंदु आएगा इसमें बता दी जाएगी। तो इससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। तीसरा है स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। प्लेटो ने कहा कि स्त्री और पुरुष में किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं है। जो कार्य पुरुष कर सकता है वह कार्य स्त्री भी कर सकती है। इसलिए स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप में शिक्षा की व्यवस्था की है। किसी भी रूप में कोई भेदभाव की व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। इन्होंने साफ कह दिया कि घर की रखवाली के लिए हम भले ही डॉग रखें या बिच रखें, मतलब कुत्ता रखें, या जो है बिच मतलब इसका स्त्रीलिंग ले लेंगे आप, कुतिया रखें, तो ये जो है घर की रखवाली अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही देश की सेवा स्त्री भी कर सकती है पुरुष की तरह ही। चौथी विशेषता है शिक्षा प्रणाली के दो भाग। बेटा, प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली के दो भाग बताए हैं। एक तो जो है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक होगी और उच्च शिक्षा जो है 21 वर्ष से और 35 वर्ष तक होगी। ये दो भाग रखे हैं शिक्षा के। 20 वर्ष तक की जो शिक्षा है, 20 वर्ष के बाद में पहली महान परीक्षा होगी। इसमें जो पास हो जाएंगे वो जो है 21 से और 35 वर्ष तक की परीक्षा के अंतर्गत प्रवेश पा सकेंगे। ठीक है। पांचवा है शरीर और मन का विकास। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा है वो इस रूप में रखा है कि उससे शरीर और मन दोनों का विकास होगा। शरीर का विकास किसके माध्यम से होगा? व्यायाम के माध्यम से। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत व्यायाम की व्यवस्था की है। जैसा कि प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कहा है कि 1 से 10 वर्ष तक बच्चों को खेल कूद की शिक्षा दी जाएगी। 1 से 10 वर्ष तक केवल खेल कूद के ऊपर ही ध्यान ही दिया जाएगा, केवल खेल कूद के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मन का विकास कैसे होगा? इसके लिए जो है प्लेटो ने संगीत की व्यवस्था की है और ये संगीत की व्यवस्था इन्होंने 11 से 15 वर्ष तक के लिए की है। 11 से 15 वर्ष तक केवल संगीत की शिक्षा दी जाएगी। संगीत से बच्चे का मन का विकास होगा, व्यायाम से बच्चे के शरीर का विकास होगा। इसलिए प्लेटो ने संगीत और व्यायाम इन दोनों के ऊपर बल दिया है। प्लेटो ने कहा है कि जब व्यायाम किया जाएगा तो व्यायाम से बच्चे का शरीर मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा तो बीमार नहीं होगा, बीमार नहीं होगा तो अस्पतालों की ज़रूरत नहीं होगी। इसी प्रकार से प्लेटो ने कहा है कि जब अच्छे संगीत सुनाए जाएंगे बच्चों को तो उनके मन का विकास होगा, मन का विकास होगा तो अपराधी नहीं होंगे, अपराधी नहीं होंगे तो कारागार की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए प्लेटो ने कहा कि मेरे आदर्श राज्य में औषधालय और कारागार की कोई ज़रूरत नहीं है। छठा है दार्शनिक राजाओं की तैयारी। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत दार्शनिक राजाओं की तैयारी की बात की। दार्शनिक राजा की तैयारी कैसे की? इन्होंने 35 वर्ष तक की जो शिक्षा प्राप्त कर लेगा, 35 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में फिर 15 वर्ष तक उसको जो है समाज में खुला छोड़ा जाएगा, सामाजिक समस्याओं के थपेड़े खाएगा। इस तरह से 15 वर्ष तक वह व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेगा और उसके बाद में वो दार्शनिक राजा बनेगा। मतलब 50 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो राजा बनेगा, दार्शनिक राजा बनेगा। 7वां है पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु व वर्ग। अब ध्यान दें, यहाँ पाठ्यक्रम सिलेबस का आधार निश्चित आयु और वर्ग रखा गया है। अब आपसे हम देखेंगे, जैसे 1 से 10 वर्ष तक जो बच्चा होगा उसको जो है खेल कूद की शिक्षा दी जाएगी। 11 से 15 वर्ष तक संगीत की शिक्षा दी जाएगी। 16 से 20 वर्ष तक नैतिक शिक्षा दी जाएगी। 21 से 30 वर्ष तक शारीरिक मानसिक चारित्रिक शिक्षा दी जाएगी। 31 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्रिक शिक्षा दी जाएगी और 36 से 50 वर्ष तक समाज में उसको खुला छोड़ दिया जाएगा। यहाँ परीक्षा कहाँ कहाँ होंगी? एक तो होगी 20 वर्ष के ऊपर। 20 वर्ष तक जो परीक्षा पास कर लेगा, 20 वर्ष की परीक्षा जो पास कर लेगा वो 21 से 30 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करेगा। जो 20 वर्ष की परीक्षा पास नहीं करेगा वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा और मजदूर कामगार बन जाएगा, मिस्त्री बन जाएगा। फिर 21 से 30 वर्ष तक
पढ़ाई कराई जाएगी 30 वर्ष पर। फिर दूसरी महान परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो 31 से 35 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करेगा, और जो फेल हो जाएगा वह सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएगा। इसके बाद में फिर जो है 31 से 35 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 36 से 50 वर्ष तक उसको व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, और इसमें जो पास हो जाएगा वो दार्शनिक राजा बन जाएगा। जो विफल हो जाएंगे वो सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन्होंने आयु और वर्ग के हिसाब से शिक्षा दी है कि किसको किस वर्ग में सम्मिलित करना है। अगर इसको आप अच्छे समझना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 40 में इसको देख सकते हैं। 8वीं विशेषता, यस बेटा, पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों को उचित स्थान। प्लेटो ने सिलेबस के अंतर्गत नैतिक मानदंडों को उचित स्थान दिया है। प्लेटो का कहना है कि संगीत की शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी, चरित्र की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इनमें अश्लीलता, अश्लील चलचित्र, अश्लील साहित्य के लिए कोई जगह नहीं होगी। शुद्ध नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो ने ये खास ध्यान रखा है। जैसा कि आधुनिक दौर में हम देखते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं, मोबाइल के अंतर्गत न जाने कितने अश्लील चलचित्र बच्चे देखते हैं, ना मतलब उनकी इच्छा ना होते हुए भी किसी न किसी रूप में वो जो है कुछ और वस्तु और बात देखना चाहते, लेकिन उनके सामने अश्लील चलचित्र आ जाते हैं। तो हमारी सरकारों को इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चों का नैतिक पतन होता जा रहा है। तो यह मेरा निवेदन है कि सरकारें इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि जिस राष्ट्र राज्य में अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है वहाँ पर बच्चों का कभी भी नैतिक विकास नहीं हो सकता। तो ये स्थिति आज पूरी दुनिया में, इसलिए थोड़ा सा सरकारों को ध्यान देना चाहिए और प्लेटो से कुछ सीखना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि मेरे राज्य में नैतिकता के विकास के लिए अश्लील साहित्य और अश्लील चलचित्र के लिए कोई जगह नहीं होगी। और आज हम ये कहते हैं कि हमारे राज्य के अंतर्गत अश्लील चलचित्र, अश्लील साहित्य आना चाहिए, इसके बिना हम आधुनिक नहीं कहलाएंगे। तो ये गलत बात है। 9वां है शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की कोई एक निश्चित आयु नहीं है, शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रत्येक आयु में बच्चा कुछ ना कुछ, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसलिए एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया है। आप स्वयं देख सकते हैं 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 15 वर्ष समाज में खुला छोड़ा जाता है। 50 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में फिर जो है एक राजा या शासक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन 9 बिंदुओं के माध्यम से आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं की स्पष्ट कर सकते हैं। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप पूछा जा सकता है कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं की स्पष्ट कीजिए, या ऐसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता है। एक विशेषता दे दी जाएगी, 4 विकल्प कोई और दे दिए जाएंगे। प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है इसकी विशेषताओं के ऊपर 2 बातें लागू होती हैं। क्या? एक और तो संपूर्णतया सामाजिक नागरिकों का विकास करना चाहता है। क्या? एक और तो प्लेटो संपूर्णतया सामाजिक नागरिकों का विकास करना चाहता है, और दूसरी ओर दार्शनिक राजा का निर्माण करना चाहता है। मतलब एक तरफ तो ये सभी नागरिकों का सामाजिक विकास करना चाहता है शिक्षा के माध्यम से, और दूसरी तरफ शिक्षा के माध्यम से प्लेटो दार्शनिक राजा का निर्माण भी करना चाहता है। एक विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति का निर्माण भी करना चाहता है, जो कि 36 से 50 वर्ष तक समाज में व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर शिक्षा योजना से 2 बातें ये प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद में अगली बात लेंगे, प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, इस शिक्षा योजना की शिक्षा सिद्धांत की 2 विशेषताएं सामने और आती हैं, सामाजिक पहलू और व्यक्तिगत पहलू। मतलब इसके 2 पहलू हैं। एक तो सामाजिक पहलू है। सामाजिक पहलू ये है कि ये सभी नागरिकों के लिए सभी नागरिकों के लिए सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। दूसरी तरफ व्यक्तिगत इसलिए कि इसके द्वारा दार्शनिक राजा का निर्माण किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि इसके सामाजिक पहलू भी हैं और व्यक्तिगत पहलू भी हैं। अब अंत में एक विद्वान है मैक्सी ने बड़ा अच्छा कहा है क्या, कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्ट या आधुनिक लगती है। मतलब प्लेटो कह रहे हैं, ये मैक्सी कह रहे हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो पूर्णतया आधुनिक लगती है, और वाकई देखा जाए तो आधुनिक भी लगती है। आज भी आप देखिएगा 20 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो है सेना में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम 21 से 30, तो 30 वर्ष तक के बच्चे ज़्यादातर जो है आर्मी में
पुलिस में इनके अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो अध्यापक, लेक्चरर वगैरह बनते हैं। तो मेरा कहने का मूल भावार्थ ये है कि मैक्सी ने कहा है कि भाई प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतः आधुनिक लगती है। मतलब शिक्षा का जो पाठ्यक्रम प्लेटो ने रखा है वो ऐसा लगता है जैसे पूर्णतः आधुनिक हो, ये मैक्सी ने कहा है। और अंत में मैं कहूँगा कि प्लेटो ने केवल अपना शिक्षा योजना की रूपरेखा ही तैयार नहीं किए, बल्कि प्लेटो ने अपनी संस्था अकादमी, इनकी संस्था का नाम है अकादमी, प्लेटो ने अपनी संस्था डाली थी अकादमी, तो अकादमी में सभी विषयों का प्रबंध भी किया था। मतलब अपनी अकादमी में इन सभी विषयों का उन्होंने प्रबंध किया था, सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था भी की थी। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटो केवल काल्पनिक है, नहीं, प्लेटो ने अपनी संस्था अकादमी में सभी विषयों का प्रबंध भी किया था। ये हो गया प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। कल हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना और महत्व की चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ये विशेषताएं समझने के बाद में आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को समझने में कहीं पर भी कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।